हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको सीबीएसई बोर्ड में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो आज हाइट एंड डिस्टेंस को अच्छे से समझेंगे क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं और टाइम बहुत कम है और बहुत जल्दी हमें बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन और तीसरा लाइन ऑफ साइट। अगर आपने किसी चीज को देखना है और सिर को आपको ऐसे उठाना पड़े किसी चीज को भी देखने के लिए, तो ये लाइन ऑफ साइट होती है और ऐसे आपको देखना है तो इसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और ऐसे अगर आप किसी को नीचे की तरफ देखेंगे तो इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं, एक होता है डिप्रेशन जब आप नीचे की तरफ देखते हैं, और एक लाइन ऑफ साइट होती है जो आपकी आंखों के सामने की लाइन होती है। तो स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चंस को बच्चों। इसके क्वेश्चंस की वेटेज बहुत हैवी होती है, 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके एसएससी में 6 का और सीबीएसई में 5 का लगभग आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए ये है हमारा पहला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। सब क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और हर क्वेश्चन में पूरी तरीके से दिमाग लगाइएगा और पूरी कैलकुलेशंस को दोबारा करिएगा मेरे बताने के बाद। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टफ। इसकी हिंदी है एक वर्टिकल टावर है। अब टावर क्या है, जैसे ये टावर है और ये जमीन के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब होता है एक ग्राउंड में ऐसे खड़ा है। सरमाउंटेड का मतलब होता है इसके ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टफ है। फ्लैग स्टफ का बच्चों मतलब ये होता है कि जैसे झंडा आपको लगाने के लिए एक डंडा लगाना पड़ता है, उसी को फ्लैग स्टफ बोलते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एक टावर है, उसके ऊपर फ्लैग स्टफ है। कितनी हाइट का है, 5 मीटर का। तो ये जो फ्लैग स्टफ है ये 5 मीटर का है। ठीक है बच्चों, एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं P। ठीक है, A से B हम टावर मान लेते हैं और B से C हम लोग मान लेते हैं कि फ्लैग स्टफ है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, जैसे मैं यहां खड़ा हूं और सामने ये टावर और उसके ऊपर एक फ्लैग स्टफ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ फ्लैग स्टफ, मतलब मैं सिर्फ इस व्हाइट वाले डंडे की बात कर रहा हूं, मुझे इस टावर से लेना देना नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा हूं कि जब मैंने यहां से खड़े होकर ऐसे देखा तो पहले किसको देखा, तो पहले मैंने फ्लैग स्टफ के बॉटम को देखा। तो एंगल कितना बना, 30 डिग्री, मतलब हमें सिर कम उठाना पड़ा। ठीक, ऐसे देखा। अब अगर हमने ऊपर टॉप को देखना है तो सिर ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो जब हम सिर ज्यादा उठाएंगे तो ये एंगल तुम्हारा बना 60 डिग्री। तो डायग्राम समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपको। अब देखो, आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हाइट ऑफ टावर को लेट कर लो, चाहे ए भी लिखे रहने दो चाहे कुछ लेट कर लो। तो मैंने लेट कर लिया कि ये h है और A से P को मैंने लेट कर लिया x है। इसको इसमें हमने लेट कर लिया कि AB h है और AP x है, और यहां पर लिख दीजिएगा कि लेट AB इज h एंड AP इज x, ऐसे लेट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम ये छोटा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PAB। क्यों, क्योंकि छोटे ट्रायंगल में h और x हमें मिल जाएगा। फॉर्मूला लगाया हमने, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी ये। ध्यान से समझना मेरे बच्चों, मैथमेटिक्स का रूल है, अगर किसी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशन बनेंगी, तभी उनका आंसर निकलेगा। अब यहां 2 वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, h और x। तो एक इक्वेशन तो हमने बना दी, अब हमें दूसरी भी बनानी है। दूसरी के लिए हम लोग बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। तो बड़ा ट्रायंगल हमने ले लिया PAC, ये हमने बड़ा ट्रायंगल लिया। अब बड़ा ट्रायंगल में tan 60 लगेगा मेरे प्यारे बच्चों,
tan 60 इज इक्वल टू पूरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। अब tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ये आपको एक इक्वेशन तैयार हो रही है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब इधर जरा ध्यान से देखना, x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू √3h है। अगर हम इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएं तो ये √3x आएगा और इधर क्या बचेगा 5 + h, है ना, है ना, है ना। अब x की वैल्यू अगर हम यहां पर √3h पुट कर दें ऐसे, तो अब ध्यान से आप देखिए, तो ये 3h हो गया और ये 5 + h हो गया। h को इधर ले जाइए, ये 2h = 5 हो गया, तो h की वैल्यू 2.5 मीटर आ गई। और यही आपकी हाइट ऑफ टॉवर है, क्योंकि टॉवर को आपने क्या लिया था, h लिया था। क्या किया समझे, पहले छोटा ट्रायंगल लिया मेरे प्यारे बच्चों, छोटे ट्रायंगल से h की वैल्यू x के टर्म में, x की वैल्यू h के टर्म में निकल आती है। इजी था, हमने x की वैल्यू h के टर्म में निकाली, क्यों, क्योंकि हमें h निकालना था, इसीलिए हमने x की वैल्यू h के टर्म में निकाल ली। अब हमने बड़ा ट्रायंगल ले लिया, tan 60 रखाया, x की वैल्यू पुट की, √3 3 होता है, ये बचपन से लेके 55 तक याद रखना, इसको उधर ले गए, h की वैल्यू आ गई। मान लो आगे ये पूछ लेता कि इस पॉइंट की टॉवर से क्या डिस्टेंस है, मतलब x पूछ लेता, तो जो भी आपकी ये वैल्यू h की आई है वो आप यहां पुट कर देंगे, तो x = √3h है, तो ये √3 × 2.5 हो जाएगा। और अगर √3 की वैल्यू 1.732 दी है और इसमें आप 2.5 का इंटू करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझे बच्चों, लेकिन इसमें सिर्फ हाइट ऑफ टॉवर पूछी गई है, तो वो हमारी निकल आई है 2.5 मीटर। ठीक बच्चों, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। जरा सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मेरे बच्चों इस चैप्टर में होता है डायग्राम। अगर आपको डायग्राम बनाने की नॉलेज है तो कैलकुलेशन तो आप धीरे धीरे सीख ही जाओगे। अब देखो लिखा है ऑन द सेम साइड ऑफ टावर टू ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड, मतलब कोई एक टावर है उसकी एक ही तरफ कोई भी दो ऑब्जेक्ट लोकेट है। तो हमने क्या लेट कर लिया कि ये ए बी एक टावर है। ठीक, लिख दीजिएगा लेट ए बी टावर। अच्छा, उन्होंने सेम साइड बोला है तो हम दोनों इधर भी लिख सकते हैं और दोनों उधर भी दिखा सकते हैं। इस तरफ दिखाना इजी है मेरे लिए, तो मैं यहां बना रहा हूं। यहां पर मैंने एक पॉइंट सी ले लिया और एक पॉइंट डी ले लिया। देखो उसमें क्या लिखा है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कहां लोकेटेड है, सेम साइड ऑफ टावर। तो या तो टावर के दोनों लेफ्ट है या दोनों राइट है, तो मैंने लेफ्ट ले लिया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना। When observed from the top of tower, अब देखो आपको ना टावर के टॉप पे खड़ा होना पड़ेगा बेटा, तो जरा सोच समझ के खड़े होना, पैर ना फिसल जाए मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर कोई बंदा खड़ा है, ऐसे मुस्कुरा रहा है भाई, किसको देख रहा है भाई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है इन दोनों को देखने के लिए। जब भी सिर को झुकाना होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप जब छत पे खड़े हो, टावर के टॉप पे खड़े हो, नीचे देखने के लिए सिर झुकाना ही पड़ेगा ना बच्चों। तो एक बार उसने इसको देखा और एक बार उसने इसको देखा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, आप मन में सोच लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एक लाइन ऐसे बनानी पड़ती है, ये होती है लाइन ऑफ साइट। अब देखो एक एंगल 45 है, एक एंगल 60 है। उसने ये नहीं बोला कि कौन सा 45 है कौन सा 60 है ना, है ना, है ना। लेकिन हमें पता है कि जो पास होता है वो एंगल बड़ा होता है और जो दूर होता है वो एंगल छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप पास जाओगे किसी चीज को देखने के लिए सिर ज्यादा उठाना पड़ेगा और दूर जाओगे तो सिर कम उठाना पड़ेगा। हाँ, तो ये 60, ये 45। अब समझो, हाइट ऑफ द टावर इज 150 मीटर। ये जो टावर है इस टावर की हाइट आपको दी हुई है 150 मीटर। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मतलब ध्यान से समझो, तो आपको CD निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ले रहा हूं X और इसको ले रहा हूं Y। और आप याद रखना आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको 2 फाइंड करना है CD, जिसको हमने Y लेट कर लिया है। ठीक बच्चों, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें छोटा ट्रायंगल लेना चाहिए, क्योंकि छोटे ट्रायंगल में तुरंत X निकल जाएगा। क्यों?
परपेंडिकुलर आपके पास है, एंगल आपके पास है, बेस चाहिए, बेबी को बेस पसंद है भाई, बेस तो निकल आएगा ना। तो देखो CAB, कौन सा ट्रायंगल लेना है? CAB, और उसमें जब आप बोर्ड देने जाओगे तो अच्छे से लिख देना एंगल A 90 है, क्योंकि कोई भी टावर हो, बिल्डिंग हो, वो ग्राउंड में हमेशा वर्टिकल खड़ी होती है, सीधी खड़ी होती है। अब देखो यहां हम लेने जा रहे हैं tan 60। tan क्यों लिया? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है प्लस परपेंडिकुलर भी, तो परपेंडिकुलर हो गया 150, बेस हो गया x। tan 60 √3 होता है, इसको हमने ऐसे ले लिया, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया तो ये ऐसे आ गया, फिर हमने क्या किया, √3 को नीचे ले गए। और हमेशा याद रखना √3 एक इर्रेशनल नंबर है, इसलिए इसको रैशनलाइज करके नीचे से इर्रेशनल नंबर हटाते हैं तभी आंसर एक्यूरेट आता है। तो हमने √3 का इंटू √3 का डिवाइड करा दिया, √3 3 हो गया, तो ऊपर 150, नीचे 3 और ये √3, ये और ये कैंसिल हो गया, तो एक आंसर आपका आ गया, x की वैल्यू आ गई 50 √3, जो आपको चाहिए नहीं है, आपको तो y से मतलब है, लेकिन आपको y पर पहुंचने के लिए x की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमने x निकाल लिया। अब हमें फाइंड करना है y के लिए हमें बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो हमने ट्रायंगल लिया DAB। तो अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं DAB। अब इसमें लिखेंगे tan 45, क्यों? क्योंकि tan में परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है। अब ये बेस पूरा आएगा तो इसको आप x प्लस वाई ले लेना, ठीक है, क्योंकि ये x है, ये y है, ठीक है बच्चों। अच्छा, tan 45 1 होता है, ये हो गया 150, x की प्लेस में 50 √3 रख देते हैं और यहां पर y रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, तो ये 50 √3 प्लस y इक्वल टू 150 आ गया, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत? देखो इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया, 50 √3 प्लस y, वहां पर 150 है। अब आपको y फाइंड करना है, तो y को यहीं रहने दो और इसको उठा के उधर ले जाओ, तो ये 150 हो गया, ये माइनस का 50 √3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको √3 जरूर देगा ताकि आप आंसर एक्यूरेट निकाल पाए। लेट कर लो कि √3 की वैल्यू 1.732 गिवन है, तो अब आप क्या करेंगे, 150 लिखेंगे, 50 लिखेंगे और √3 की वैल्यू 1.732 लिख देंगे। अब ये 150 आएगा, इसका इंटू कराते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और ये 16, 35 और ये 36, 8, 2 के बाद पॉइंट, क्योंकि ये 0 से 1 पॉइंट हट चुका है, तो ये 86.6 आएगा। अब अगर आप 150 से 86.6 काटेंगे तो 50 और एक 60 आएगा, 63.4, ये इसका आंसर आ जाएगा मीटर में। ये वो डिस्टेंस है जो COD के बीच की है। COD कौन थे? COD 2 ऑब्जेक्ट थे, तो मैं रेड कलर से बोल रहा हूं, ये C है, ये D है, और ये डिस्टेंस आपको निकालनी थी जो आपने ये निकाल ली है 63.40 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो सबसे मेन है वो डायग्राम है, डायग्राम अगर आ जाता है तो आधी लड़ाई तो हमने जीत ली। उसके बाद तो हमें सिर्फ ट्रायंगल्स में ये देखना है कि साइन लगेगा कि कॉस लगेगा कि tan लगेगा। और एक चीज याद रखना, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यू ही नहीं आती है तो आपने बहुत मेहनत की लेकिन बाद में सब कबाड़ा हो गया। tan 45 की 1, tan 60 की √3, ये सब वैल्यूज याद कर लेना। चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, चुने हुए क्वेश्चन है जो मुझे लगता है बोर्ड्स में आएंगे। कोशिश करो अच्छे से करने की, और ऐसा करो कि दोबारा ये क्वेश्चन घर पे लिखिएगा और बिना देखे सॉल्व करके मिलाइएगा आपका आंसर आया कि नहीं आया। अब देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 15 मीटर हाई। अब तुम किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हो, तो हमने लेट कर लिया भाई ये कोई बिल्डिंग है AB। आगे नहीं पढ़ा करो क्वेश्चन, एक साथ लंबा क्वेश्चन ना पढ़ा करो, छोटा छोटा पढ़ लिया करो। बिल्डिंग है 15 मीटर हाई, लिख दीजिएगा कि हमने AB को बिल्डिंग मान लिया है। अब क्या हो रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब इसके ऊपर से ही खेल चालू होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, ये जैसे एक बिल्डिंग है,
ठीक है। और ये मेरा मोबाइल मान लो टावर है। हो क्या रहा है, आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, देखो बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और टावर के टॉप को देख रहे हो ऐसे, और सिर उठाना पड़ रहा है, मतलब यहां से खड़े होकर सिर उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब है टावर बड़ा है। तो अब क्या करोगे, आप एक टावर बनाओगे ऐसे और वो जानबूझ के बड़ा बना देना, क्योंकि तुम समझदार हो, तुम्हें पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है तो सिर उठाना पड़ता है। कितना सिर उठाया तुमने, 30 डिग्री उठाया। ये आपका एक ट्रायंगल ऐसे बना लीजिएगा और यहां पर 30 डिग्री लिख दीजिएगा। अब यहां पर इसका नाम लिख दीजिएगा BE, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, तो हमने ऐसे बना दिया। अब देखते हैं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ सेम बिल्डिंग, अब इसी बिल्डिंग से तुम नीचे आ गए, अब तुम छत से, चाहे लिफ्ट से चाहे सीढ़ियों से, यहां से यहां आ गए। अब तुम कहां खड़े हो, अब तुम यहां खड़े हो, किसको देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, उसी टावर के टॉप को देख रहे हो। कोई खड़ा होगा वहां पर तभी देख रहे हो, तो अब तुम यहीं से खड़े होकर इसके टॉप को देख रहे हो और एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब टावर है ये, आपको CD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, CD। तो पहली चीज आपको जो फाइंड करनी है वो CD करनी है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, जिसको आप AC या BE कुछ भी कह सकते हैं, तो मैंने AC लिख दिया। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। अब देखो ये एंगल है 90, क्योंकि बिल्डिंग है, टावर भी सीधा खड़ा होगा, और सीधा नहीं खड़ा होगा तो क्या होगा, अगर मैं टेढ़ा खड़ा हो गया तो गया ना, सीधा खड़ा होगा। ये भी 90, ये भी 90, लाइन ऑफ साइट से ये भी 90 गिरेगा, 3 90 है तो चौथा भी 90 ही होगा ना। अब ऐसा है कि यहां बनता है रेक्टेंगल। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन में ज्यादा ज्योमेट्री नहीं दिखानी पड़ती है, बस हम लिख देते हैं AB = C, और अगर बोर्ड्स में ज्यादा दिक्कत हो तो लिख देना सर कि ABEC रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये 15 है तो इसके सामने ये भी 15 होगी, देखिए रेड पेन से देखिएगा, ये और ये दोनों सेम होंगी, ये दोनों 15 हो गई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब सुनो, DE अननोन है, AC अननोन है, तो लेट कर लो कि हमने DE को H ले लिया और जो अननोन था AC उसको हमने X ले लिया, ठीक है। इसको H ले लिया और AC को X ले लिया। अब सुनना, अगर बच्चों ये X है तो रेक्टेंगल से ये भी X हो जाएगा, है ना, है ना, है ना। अब सुनो ध्यान से बच्चों, कुछ क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे मैसेज करना, दोबारा कराऊंगा बेटा, बस मेहनत करो, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस में आज के बाद प्रॉब्लम ना आए। अब देखो, सबसे पहले कायदा ये कहता है कि हमें छोटा ट्रायंगल लेना चाहिए, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसको X दे, क्यों, क्योंकि ये X है, ये H है, तो इससे हमें रिलेशन मिल जाएगी X और H के बीच की। तो हमने लिया tan 30 = H/X। tan 30 की वैल्यू 1/√3 ले ली, ये आ गया H/X। तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से √3h आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, ठीक है। अब बिकॉज हमें एक सेकेंड इक्वेशन चाहिए है, तो अब हम ये बड़ा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं। देखिए मैं जो कलर कर रहा हूं उसको देखिएगा, ये वाला और ये। तो अब मैं लेने जा रहा हूं ट्रायंगल ACD। यहां पर मैं लिख रहा हूं tan 60 = परपेंडिकुलर, ये बेटा जरा मैनेज कर लो, H लिखा है ना, गुस्सा ना होना है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। tan 60 √3 होता है, ये आपका H + 15 आ गया, और X की वैल्यू ये यहां से उठा के रख दो, √3h, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, √3 3 हो जाएगा, 3h = H + 15, H यहां चला गया, 2h = 15, H की वैल्यू 15/2, अगर आप डिवाइड दोगे 15 को 2 से तो 7.5 आएगा, तो H की वैल्यू 7.5 मीटर आ गई। अब दो चीजें उसने पूछी थी, पहला तो उसने हाइट ऑफ टावर पूछा था, तो हाइट ऑफ टावर आपका H + 15 है, तो हाइट ऑफ टावर आपकी हो गई H + 15। H आपने निकाला है 7.5 + 15 करेंगे
तो हाइट ऑफ टावर 22.5 मीटर आ जाएगी। तो हाइट ऑफ टावर तो आपको समझ में आ गया, ये प्लस ये है। अब उसने ये भी पूछा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x है, तो x की वैल्यू आपने यहां फाइंड की हुई है √3h। अब √3 लिखिएगा और x की जगह पर 22.5 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि √3 की वैल्यू गिवन है तो 22.5 तो वैसे ही रहने दीजिएगा और इसको ऐसे लिख दीजिएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 5 का 2 से होगा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 7 जा 35, 36, 5 1 जा 5 8। अब 2 से कराते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 3। और फिर दोबारा जब ये कराएंगे तो 4 6 4 3 आएगा। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखो ये वाला 0 आ रहा है, 6 और ये 4 10 आ रहा है, ये 6 6 12 16 और 1 17 और ये 17 आ गया। अब यहां देखो 8 4 12, 6 18 और ये 19 हो गया, 4 3 7 और ये 8 हो गया और ये 3 हो गया। और कितने के बाद पॉइंट लगेगा आपका? 4 के बाद, तो 1 2 3 4, तो अप्रोक्सीमेटली 38.97 मीटर आपका आंसर हो गया। कुछ कैलकुलेशन की गलती हो तो माफ कर देना बच्चों, देख लेना, मैनेज कर लेना, ठीक। तो ये आपका x और h आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, फिर दोबारा करना बिना देखे मेरे बच्चों। ये चैप्टर बिना देखे करने के बाद ही आएगा। आप सोचो कि मैंने पढ़ा दिया आपको आ गया, तो कभी नहीं आएगा। सारी कैलकुलेशन दोबारा करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ट्री वाला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप सब जानते हो कि हवा चलती है, तो हमने एक रील भी डाली है, चली चली फिर चली 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 इश्क दी हवा चली। अब देखो क्या हो रहा है, इस समय तो बोर्ड्स की हवा चल रही है भाई, इधर देखो। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, हवा चली है और एक ट्री टूट गया है। तो हमने लेट कर लिया कि जो ट्री था वो ए बी था। आपको ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी कलाकारी करके ऐसे ट्री बना देता हूं कि ये ए बी ट्री था। हवा चली और ये बीच से टूट गया। अब ये जब बीच से टूटा तो ऐसे लटक गया। कैसे लटका होगा? ऐसे, कैसे? ऐसे। तो ये ऐसे लटक गया, ऐसे, ठीक। और जब ये लटका तो जमीन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको हवा ने तोड़ा है, लेकिन इसको भगवान ने जोड़ा है ताकि क्वेश्चन बन पाए। अगर ये टूट ही जाता तो क्वेश्चन कैसे बनता? तो हमने ये बोला है कि ये पूरा डिटैच नहीं हुआ है, मतलब यहां से अलग नहीं हुआ है, बस लटक गया है, ठीक। और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं और मेहनत करूंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब देखो क्या लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये है फुट ऑफ द ट्री, तो इसको मैं डी का नाम दे रहा हूं। सुनना, ध्यान समझना। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। अच्छा, ये है फुट ऑफ द ट्री और ये है जहां पर उसका जो टॉप है वो टच कर रहा है गिरने के बाद। ये 8 मीटर दिया हुआ, देखो ये है छुपा रुस्तम, ये है छुपा रुस्तम। इसी से ही तो सारे आंसर निकलेंगे। ये इसने आपको 8 मीटर दिया हुआ है, तो ये इसका डायग्राम तैयार हो गया। अब ट्री भी 90 डिग्री पे ही खड़ा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको क्या फाइंड करना है? ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी थी? अब ध्यान से सुनना। अगर मैं AC को X लेट कर लूं और BC को Y लेट कर लूं, तो जो टोटल हाइट है ट्री की वो आपको पता है X प्लस Y है। मतलब हमें X की वैल्यू निकालनी है और Y की वैल्यू निकालनी है। अब सुनो, जब ये ऐसे गिरा होगा तो जितना पार्ट यहां Y है उतना ही पार्ट यहां Y लटका होगा। देखने में नहीं लग रहा ये छोटा है बड़ा है, एडजस्ट कर लो, जितना ये है उतना ही ये है, ठीक, वही गिरा होगा। तो आपको चालाकी से X निकालना है, Y निकालना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। तो अब देखो
एक ही ट्रायंगल है। अब एक ही ट्रायंगल में एक्स और वाई कैसे निकलेगा? तो तुम तो बड़े प्यारे बच्चे हो। ये 8 मीटर है, ये एक्स है, ये वाई है, ये 90 है, ये 30 है। तो एक बार साइन कॉस टेन में से कोई भी लगाकर कोई भी वैल्यू निकाल लो जो मुझे अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा है कि मुझे कॉस या टेन लगाना चाहिए, क्योंकि मैं साइन लगाऊंगा तो ना एक्स है ना वाई है, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस और ये है बेस। साइन के फॉर्मूले में पी और एच आता है, दोनों अननोन है, तो प्लीज 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 साइन का फॉर्मूला मत लगाना। पहले हम लोग कॉस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने कॉस 30 लगाया, तो cos 30 आपका हो जाएगा बेस, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ये ग्रंथों में भी लिखी है, तो ये आ गई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो ये 8 2 जा 16 आ गया, तो y की वैल्यू 16/√3 आ जाएगी। आपका मन है तो आप अभी √3 का इंटू डिवाइड करा दो, नहीं तो बाद में ये एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं अभी नहीं करा रहा, मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं। ये y की वैल्यू आ गई 16/√3 मीटर। अब देखिए, अब हमें x निकालना है। अब x के लिए हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, y का स्क्वायर इज इक्वल टू, या हम tan भी लगा सकते हैं। अब तो साइन भी लगा सकते हैं, तो y मिल गया, तो मैं tan लगा रहा हूं, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल में दोबारा tan लगाते हैं, तो आपने tan 30 लगाया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, आपने x/8 लगाया, तो x की वैल्यू आपकी 8/√3 आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो x आ गया 8/√3, y है 16/√3। अब आपको जो टोटल हाइट निकालनी है वो है x प्लस वाई। वो देखिए मैंने वहां लिखा हुआ है, फिर से समझिए, ये x है ये y है, तो टोटल हाइट x प्लस वाई आ गई। अब x की वैल्यू है 8/√3 और y की वैल्यू है 16/√3। अब देखो दोनों का बेस सेम है, तो अगर बेस सेम होता है तो सेम एलसीएम आता है, तो इसका एलसीएम √3 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यहां पर 8 आ गया, यहां 16 आ गया, तो ये 24/√3 आ गया। अब हम रेशनलाइज कराते हैं, अब थोड़ा इजी रहेगा, पहले यहां कराएं फिर यहां कराएं, इससे अच्छा ना लास्ट में करा लें। तो अब हम यहां पर √3 का इंटू कराते हैं और √3 का डिवाइड कराते हैं, ठीक है। √3 इंटू √3 3 होता है, तो अगले स्टेप में ये 24 आएगा, नीचे 3 आ जाएगा और ये √3, इसको काट दीजिए, ये इसका आंसर है 8√3 मीटर। फिर वही बात, अगर √3 की वैल्यू गिवन हो तो रख दीजिएगा, नहीं तो इसका आंसर 8√3 मीटर है। ये हमारे पेड़ की, ट्री की पूरी हाइट है x प्लस वाई। ट्री होने चाहिए, ट्री से क्या होता है, पोल्यूशन कम होता है, जीवन में आनंद आता है। तो ये है ट्री वाला क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं रुका हूं, कोई चीज आपको नोट करनी है तो मेरे प्यारे बच्चों कर लो, ठीक है। पहले छोटा ट्रायंगल लेना है, एक ही ट्रायंगल है इसमें, एक बार कॉस लगाकर y निकाल लो, एक बार tan लगाकर x निकाल लो। सारा खेल वैल्यू का है मेरे बच्चों, वैल्यू अच्छे से याद करोगे। अगर आपने वैल्यू गलत लगा दी तो खेल खराब हो जाएगा बच्चों। ये मैं सीरियस होके बोल रहा हूं, वैल्यू याद कर लो, समझ लो अच्छे से, ठीक है। मम्मी के साथ बैठो, पापा के साथ बैठो, भाई के साथ बैठो, बहन के साथ बैठो कि ये लो डंडा, और मैं ना सुना पाऊं तो मारो, और बोलो ये लो कॉपी, ये लो बुक, ऐसे बोलो cos 30 √3/2, sin 30 1/2, tan 45 1, cot 90 cot 90 0। तो ऐसे याद करो बेटा, याद करो, तभी तो भला होगा। अच्छा बता तुमको आता ना, तुमको आता ना, मैं पूछे जा रहा हूं cos 45 cos 45 √2, ऐसे याद करो, समझो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, तुझे देखा तो ये गाना तो मुझे आता नहीं यार, गाता तो मैं बहुत बेकार हूं, पढ़ाने पे ही सारा दिमाग लगाया हुआ है इस समय। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है, और भाई साहब ये कोई ग्राउंड है और यहां पर एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, घबराओ नहीं, मैं हूं। एक टावर है जो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है।
आपने देखा होगा कि आपके एरिया में वो जो टेलीकॉम कंपनी वाले होते हैं उनके टावर होते हैं, तो कई लोग रेंट में टावर वालों कंपनीज को टावर रेंट लेते हैं और अपनी बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा देते हैं। तो ये ठीक ऐसे ही है कि ये कोई बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग BC है जो कितने मीटर की है, 20 मीटर की है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसके ऊपर कुछ ऐसा टावर बना हुआ है, ठीक है। आप केवल ऐसे CD भी लिख दोगे चलेगा, मैं आपको समझाने के लिए टावर बना रहा हूं। तो एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर टावर है, ये टेलीकॉम कंपनी वाले टावर है या कोई भी टावर है, ठीक है। तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। क्यों मैंने यहां 45 बनाया, यहां 60 को उसने बोला है, देखो पहले किसको देखना है, टावर के बॉटम को, बॉटम मतलब नीचे वाले पार्ट को। तो सबसे पहले तुमने टावर के बॉटम को देखा तो एंगल बना 45 डिग्री। फिर तुमने किसको देखा, टावर के टॉप को देखा तो ये बड़ा एंगल 60 डिग्री, मतलब पहले सिर कम उठाना पड़ रहा है, अब ज्यादा उठाना पड़ रहा है, समझे। तो ये ऐसे डायग्राम बनता है। अब देखो जो जो इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन है उन पे ध्यान दो और जो चीजें नहीं गिवन है उसको लेट कर लो। तो हमें पता है कि हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो हमने इसको h लेट कर लिया, और ये बेस नहीं दिया है तो बेस को हमने x ले लिया। तो ऐसे लिख दीजिएगा कि हमने AB को x लिया है और जो हाइट ऑफ टावर है CD उसको h लिया है ना, है ना, है ना। अब समझो, कॉमन सेंस की बात है कि हमें छोटा ट्रायंगल ही लेना चाहिए, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अवेलेबल है, बेस निकालना है, एंगल मालूम है, तो छोटा ट्रायंगल लेना है। और फॉर्मूला किसका लगाना है, बिल्कुल सही, tan लगाना है, क्योंकि tan में ही परपेंडिकुलर और बेस होता है, हाइपोटेनियस है नहीं। बवाल में क्यों फंसे हैं, क्यों लगाए साइन, क्यों लगाए कॉस, तो tan इज द बेस्ट सुटेबल। तो हमने ट्रायंगल का नाम लिखा ट्रायंगल ABC, इसमें हमने लगाया tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1 होता है तो ये 20 अपॉन x आ गया, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 20 मीटर। ये आपकी x की वैल्यू निकल आई जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी h निकालने के लिए। तो x हमारा बहुत इजीली आ गया अगर आपको वैल्यूज याद हो। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमारा मेन पर्पस है h। अच्छा h देखो तो इस छोटे से ट्रायंगल में है, इस छोटे से, लेकिन वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। क्या नहीं है, राइट एंगल नहीं है, तो हम कोई फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे। इसलिए क्योंकि आप 10th के बच्चे हो, 11th में हाइट एंड डिस्टेंस होती है तो बिना राइट एंगल वालों में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहां नहीं लगाएंगे, तो हमें पूरा बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो हमने ABD लिया, पूरा बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां पर तुम लोग जो बोलोगे मैं वही लगाऊंगा। तुम क्या बोल रहे हो, tan 60, ठीक, तो मैंने tan 60 लगाया, ठीक है। तुम क्या बोल रही हो बेटी, परपेंडिकुलर, हाँ, एक बच्ची बोल रही है कि परपेंडिकुलर h प्लस 20 लेना है, ठीक है। अब बच्ची तुम ही बता दो, अब बेस क्या है, बेस, अब बेस x है, तो एक बेटी मेरी कह रही है कि सर परपेंडिकुलर h प्लस 20 ले लीजिए और बेस को x ले लीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर में दोनों है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। मेरी बेटी, प्यारी बेटी, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू मैंने √3 रख दी, ठीक है। ये h है, ये 20 है, और x की वैल्यू यहां से हमने 20 निकाली हुई है तो यहां पुट कर देते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, 20√3 इज इक्वल टू h प्लस 20, 20 यहां चला गया तो ये आपका माइनस का 20 हो गया। अब इसमें 20 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में √3 - 1 और h आ गया। यहां तक देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या किया, मैंने पहले छोटा ट्रायंगल लिया, छोटे ट्रायंगल में tan का फॉर्मूला लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाकर पहले मैंने x बड़े प्यार से निकाल लिया। अब मैंने बड़ा ट्रायंगल लिया, बड़ा एंगल 60 है तो tan 60 लगाया, परपेंडिकुलर पूरा है और बेस x है, tan 60 की वैल्यू पुट करी, 20 को इसके पास ले गया। ये बेचारा 20 यहां रो रहा था, कह रहा मैं 20 हूं, मुझे 20 के पास लेके जाओ, तो मैं इसको इधर ले गया, ये 20 कॉमन आ गया, √3 - 1 बचा। एक पहले ऐड आती थी जिसका पेट निकला होता था ना, ऐड आती थी कि ये बेल्ट पहनो तो आप पतले लगोगे। तो पता है कैसे ऐड आती थी, पहले मैं ऐसे बैठा रहता था, कोई मुझे नहीं देखता था, जब से मैंने बेल्ट पहनी
तब से मेरा जीवन ही बदल गया। अब मैं जहां जाता हूं लोग मुझे सिर्फ देखते रहते हैं, समझे? तो ये 20 इधर चला गया। अब √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.732 - 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो अगर √3 की वैल्यू दी गई हो, अंडरस्टूड है यार, 1.732 में से -1 करोगे तो ये 0.732 बचेगा, है ना? अब देखो इस जीरो में से एक जीरो यहां दे दो, ये बचपन से तुमने पढ़ा है, इसमें मुंह ना बनाना कि नहीं आ रहा। ये जीरो जब इसको मिलता है तो ये पॉइंट उधर खिसक जाता है। अगर ये नहीं भी आता तो जब इसका इंटू करोगे तो सेम आंसर आएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये हो गया 14, 2 के बाद पॉइंट लगा, ये आपका आंसर आ गया 14.64 मीटर। ये आपकी हाइट ऑफ टावर है। अच्छे से देख लो बच्चों, कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो, मैसेज करो, इंस्टा में करो, यूट्यूब पे करो, पूरा रिप्लाई दूंगा बच्चों, पूरा। बस मेहनत करना बच्चों, खूब मेहनत करो, ये टाइम मेहनत का है। और बोर्ड्स 10th बोर्ड्स के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, किसी की बातों में बताना, 10 दिन बहुत होते हैं 95% लाने के लिए। 10 दिन 10th इतनी आसान है बच्चों, इसलिए अभी तुम्हारा साइंस का पेपर है, पिल जाओ बस 4 घंटे ये 4 घंटे ये, जादू हो जाएगा, जादू अगर तुमने मेहनत करी तो, समझ लेना बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब कोशिश ये करो कि इसका डायग्राम आप खुद बनाओ, कोशिश ये करो कि इसका डायग्राम आप खुद बनाओ। ठीक है, देखो आप सही बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, कोशिश करो बनाने की। क्या लिखा है समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ने में आ रहा है? एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल जो किसी पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है। ठीक है, मैं थोड़ा हिंट भी देता जा रहा हूं, अरे गुस्सा ना हो, कई बच्चे कहते हैं सर बोलते भी हो खुद करो और हिंट भी देने लगते, तो थोड़ा बहुत समझाने दो ना, कुछ बच्चे बेचारे नहीं बना पाते हैं। पेडेस्टल का मतलब होता है कि जैसे कोई आपने चौराहा देखा, बीच सड़क में देखा तो आपने एक सीमेंट का एक बेस बनाया और उसके ऊपर एक स्टैचू लगा दिया, तो वो जो सीमेंट का बेस होता है बस आप मान लो वही एक तरीके से पेडेस्टल है। ठीक, तो एक स्टैचू है जो पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा तो उन्होंने तुरंत ऐसा कुछ बनाया होगा कि ये मान लो एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर ये स्टैचू है। ठीक है, तो ए बी आप मान लो पेडेस्टल और बी सी आप मान लो स्टैचू। ठीक, अब देखो इसमें किसकी हाइट दी हुई है, स्टैचू दिया हुआ है 1.6 मीटर, तो ये जो स्टैचू है ये 1.6 मीटर गिवन है। ठीक, इतना डायग्राम बना लिया। अब देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बन रहा है। अब देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये एक ग्राउंड है और यहां कोई बैठ के चने खा रहा था। ठीक है, इसे चने बेलपूरी खा रहा था, अचानक वो खाते खाते चना खाया, उसकी नजर स्टैचू पे पड़ी। भाई उसने स्टैचू को देखा, कैसे देखा सुनो, कैसे देखा, ज्यादा देखेगा तो चना गले में फंस जाएगा ना, तो ज्यादा नहीं देख रहा। देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। अब ये बताओ इन ए बी सी में स्टैचू का टॉप कहां है? ओवर बोल दो बेटा, मैं स्टॉप हो गया हूं। हाँ, वो टॉप था ना, मैं स्टॉप हो गया था। ये है स्टैचू का टॉप, ये स्टैचू का टॉप है। ठीक है, ये पेडेस्टल का बेस है, ध्यान से सुनना, ये पेडेस्टल का बेस है, ये पेडेस्टल का टॉप है, लेकिन ये स्टैचू का बॉटम भी है ना? स्टैचू का बॉटम है, पेडेस्टल का टॉप है, और ये जो सी पॉइंट है ये स्टैचू का टॉप है। तो इस बंदे ने चने खाते खाते वाओ वाओ ऐसे सिर उठाया और ये देखा एंगल, तो ये बना 60 डिग्री। अब भाई साहब को चुल मच रही थी, कुछ तोड़ करेगा, तो इसने क्या बोला, वही खड़े खड़े सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट। कई बच्चे ना यहां आ जाते हैं और ऐसे बना देते हैं ना मेरे बच्चों, सेम पॉइंट, वही खड़े खड़े वो चने खा रहा है, बेलपूरी खा रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पेडेस्टल, अब ये पेडेस्टल लिखा है, यहां पर टॉप मिस है, टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45। ये पेडेस्टल का टॉप है, अब पेडेस्टल के टॉप को देखा 45 डिग्री बना। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था ये बी पॉइंट दो नाम लेकर बैठा हुआ है, पेडेस्टल का टॉप है और स्टैचू का बॉटम है। तो वो स्टैचू का बॉटम बोलता तब भी यहां बनता,
पेडेस्ट्रियल का टॉप बोलता तब भी यहां बनता, उसने पेडेस्ट्रियल का टॉप बोला है तो मैंने यहां बनाया है। अब देखो दो वैल्यू अननोन है, एक ए बी और यहां पर हम ले लेते हैं डी। अब लेट कर लेते हैं, तो हमने पहले लेट कर लिया कि जो ए बी है वो एच है और जो ए डी है वो एक्स है। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पर बना रहा हूं एक्स और यहां बना रहा हूं एच। अब फिर वही बात, दो ट्रायंगल छोटा और बड़ा कौन सा लेना चाहिए? छोटा लेना चाहिए। कौन सा लगाना चाहिए? tan लगाना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनस के पंगे में नहीं फंसना। तो हमने लगाया इन ट्रायंगल DAB tan 45 मेरे प्यारे बच्चों इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1 होता है, ये आ गया h अपॉन x, तो h की वैल्यू x आ गई। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। ठीक, अब बड़ा ट्रायंगल लेते हैं DAC। अब तो आप प्रो हो चुके हो तो फटाफट ले लेते हैं। हमने DAC लिया, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है आपको पता है tan 60 लगेगा और परपेंडिकुलर में पूरा लगेगा, तो 1.6 प्लस h लगेगा और x लगेगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। x की प्लेस में अभी हम h रख देंगे या h की प्लेस में x रख दो, दोनों सेम है, कोई भी निकाल लो। ठीक, तो मैंने x की प्लेस में, अरे हट जा यार, h रख दिया। अब क्या होगा, ये बन गया √3h। ठीक, ये आपका 1.6 प्लस h वाले के पास h वाले को ले जाओ, ये √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6, h कॉमन आ गया, ये आ गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। यहां तक देख लो बेटा। देखो सबसे पहले छोटा लिया, फिर हमने बड़ा लिया, tan 60 लगाया क्योंकि ये पूरा एंगल 60 है, पूरा परपेंडिकुलर लिया, बेस लिया, tan 60 की वैल्यू रखी और x की वैल्यू h रख दी। ठीक है, यहां लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया, h वाला इधर ले गए, h कॉमन ले गया। अब इसके बाद क्या होना है वो मैं यहां कर रहा हूं, है ना बच्चों। देखो ये h है, कभी भी यहां पर √3 की वैल्यू मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप यहां रखेंगे तो पॉइंट्स में आएगा और जब नीचे ले जाएंगे तो पॉइंट से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही तो आपको रेशनलाइज सिखाया जाता है कि पहले इसको नीचे ले जाते हैं ऐसे, अब इसको रेशनलाइज कराते हैं, तो ये √3 प्लस 1 का ऊपर हो गया और √3 प्लस 1 का नीचे हो गया। अब देखो ये 1.6 आ गया, ये ब्रैकेट में √3 प्लस 1 आ गया। अब ये a माइनस बी, a प्लस बी, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 2 आ गया। 2 से इसको काट दो, 0.8 आया। अगर √3 की वैल्यू दी हुई है तो 1.732 प्लस 1 कर दो। ठीक, तो अब h की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 आ गई और 2.732 आ गई। अब थोड़ी मेहनत आप कर लेना, 0.8 का 2.732 से इंटू करा देना। नहीं मेहनत करनी तो मैं कर देता हूं। देखो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और ये 25, 8 7 जा 56 और ये 58, 8 2 जा 16 और ये 21, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4, तो 2.1856 ये लगभग आंसर आ जाएगा। तो राउंड ऑफ करके आप इसको 2.19 मीटर भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है बच्चों, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मैं एक बार देख लेता हूं बेटा, मैं रुक के तो करता नहीं बेटा, बस करे जा रहा हूं, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, कहीं ना कहीं एरर हो सकता है। अगर आपको कोई एरर लगे तो प्लीज ट्रोल मत करिएगा, बस कमेंट में लिख दीजिएगा सर कि इस क्वेश्चन में आपका आंसर थोड़ा गलत आया। ठीक है, जैसे आप हो वैसे हम है भाई। अब लाइव पढ़ा रहे होते तो चैट देख लेते, वीडियो बना रहे हैं बेटा तो कहीं गलती हो सकती है तो माफ कर देना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 7, अरे बाप रे, सूर्य देवता जिंदाबाद जिंदाबाद, ये सूर्य देवता वाला क्वेश्चन आया है, सूर्य देव आया है। देखो इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा, पहले सीरियस हो जाओ बेटा, बिल्कुल सीरियस होकर खड़े हो जाओ। ठीक, अब सुनो मुझे, देखो बच्चों ये सन है, ठीक, मान लो यहां सन है, ये सन है, ठीक। अब यहां पर कोई बिल्डिंग है, तो सन की जब रे आएगी ऐसे तो ये बिल्डिंग की शैडो बनेगी, ये बिल्डिंग की शैडो बनेगी। अब कॉमन सेंस लगाओ कि जब शाम का टाइम होता है और सन धीरे 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 सेट हो रहा होता है,
सनसेट का टाइम होता है, सूर्यास्त का टाइम होता है, तो क्या होता है, ये सूर्य नीचे आ जाता है, सन नीचे आ जाता है। तो जब सन नीचे आता है तो शैडो लंबी बनेगी कि नहीं बनेगी? अब इतनी बड़ी नहीं बना देना बेटा, तो समझा रहा था मैं आपको कि जब सन यहां था तो शैडो छोटी थी, सन यहां है तो शैडो बड़ी बनेगी। तो शैडो वाले क्वेश्चन में सन अगर नहीं भी दिखाओगे तब भी नंबर मिल जाते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ शैडो ऑन लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 2x मीटर लॉन्गर। थोड़ा टफ क्वेश्चन है बच्चों, है हार्ड क्वेश्चन है। ये एक टावर है, यहां पर कोई सन है, ठीक। अब ये सन का एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ये 45 डिग्री है और ये सन की शैडो आ रही है। शैडो हमें दी नहीं गई है, बस ये बोला गया शैडो आ रही है कि देखो लिखा क्या है, 2x मीटर लॉन्गर है। कब हो जाती है? जब यही सन थोड़ा नीचे आ जाता है ऐसे, और जब ये एंगल 30 डिग्री बनता है तो सन की जो शैडो है वो 2x मीटर लंबी हो जाती है। समझे? पहले शैडो इतनी थी, अब देखो उसको पढ़ो क्या लिखा है इसमें, देखो यहां लिखा होगा, ये देखो 2x मीटर लॉन्गर हो गई है, मतलब 2x नहीं हो गई है, 2x ज्यादा हो गई है। मतलब पहले अगर इतनी थी तो 2x बढ़ गई, क्योंकि जैसे जैसे सन नीचे आएगा, मतलब समझे, सन नीचे आएगा, एंगल छोटा होगा आपसे, तो आपकी शैडो किसी भी चीज की बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये अननोन है, इसको h ले लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही उन्होंने x दिया हुआ है, तो अब इसको y ले लेना, इसको a b c d, इसको y पता है क्यों लिया मैंने, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी x इंट्रोड्यूस है, तो आप खुद x नहीं ले सकते। समझे बच्चों? है इजी। अब क्वेश्चन इजी होगा, इसका डायग्राम टफ था बस। अब देखो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं CAB। तो CAB में अगर हम लेते हैं तो इसमें आएगा tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 45 1 होता है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दिया तो h की वैल्यू y आ गई। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। वो आप वैसे भी दिखा सकते हो कि अगर एक एंगल 90 है, एक 45 है, तो तीसरा 45 ये होता है, और ये आइसोसेलेस से भी दोनों सेम होते हैं, तो y को h तो आना ही था, वो आ गया। अब मेन चीज चालू हो रही है। DAB लेते हैं। DAB, इसमें हमको tan 30 लेना पड़ेगा क्योंकि वो एंगल 30 है। तो ये tan 30 है, परपेंडिकुलर पूरा h आ गया, और बेस पता क्या आया तुम्हारा, 2x प्लस y आया। ठीक, ये देखो 2x प्लस y। अब tan 30 1/√3 होता है, ये h आ गया, ये 2x हो गया, y की कोई जरूरत नहीं है, तुमने y की जगह h रख दिया। ठीक, आपको क्या प्रूफ करना था, देखो प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर, मतलब आपको h निकालना है। अब सारा खेल खेलो h को एक तरफ ले जाने के लिए। तो सबसे पहले इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 1 से इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा यहां आ जाएगा, इसका इससे हो जाएगा। ठीक, तो जब इसका इससे होगा तो ये √3h आ जाएगा, है ना, है ना, है ना। अब देखो h को उधर ले जाओ तो ये √3h माइनस h आ गया। अब अगर मैं इसमें से h कॉमन ले लूं तो ये √3 माइनस 1 आ गया। यहां तक आपको दिख गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको इसके नीचे ले जा रहा हूं, तो ऊपर 2x ले जा रहा हूं और नीचे ये √3 माइनस 1 आ गया, और इधर h चल रहा है और इधर हमने इसको रेशनलाइज करा दिया, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, और ये आपकी h की वैल्यू है। थोड़ा टफ है बच्चों, लेकिन कोशिश पूरी की है अच्छे से समझाने की। अब नीचे a माइनस b a प्लस b बनेगा, तो नीचे तो 2 आ जाएगा और ये ब्रैकेट में √3 प्लस 1 आ जाएगा और ये h आ जाएगा। 2 कट गया, क्या बचा, √3 प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू h। यही आपको लाना था, देखो √3 प्लस 1 इंटू x, ये आपको हाइट प्रूफ करनी थी, जो हो गई। मैं 1 मिनट रुका हूं बच्चों, देख लो। कोई दिक्कत हो पूछ लो मेरे बच्चों, कोई दिक्कत हो पूछ लो मेरे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, स्क्रीनशॉट लो, दोबारा देखो, आएगा। तुम कोई कमजोर बच्चे नहीं हो, तुम ताकतवर बच्चे हो, टेंशन ना लेना, घबराना तो बिल्कुल नहीं। मैसी है ना यार, प्यार करेंगे तो आ जाएगी।
दूर भागेंगे तो नहीं आएगी, सीधी सी बात। बोझ मत समझो, प्यार करो इससे, प्यार तो अपने आप आएगा। ठीक है, चलो पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल एंड सो ऑन। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 8 आया। वाह 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 वाह, बलून आया बलून आया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। बलून आया, बलून क्या कह रहा भैया, देखो A balloon is connected to a meteorological ground station by a cable of length 215 meter inclined at 60 degree to horizontal। मतलब यहां पर कोई एक बलून है ऐसे, अब बलून ऐसे बनता हो ना बनता हो, मैं ऐसे बना रहा हूं। ये एक रस्सी है, इस रस्सी के सहारे ये बलून उड़ रहा है। आपने देखा होगा जब आप कहीं जा रहे होते हो तो एक बलून ऐसी चीजें उड़ रही होती है, वो सीधी नहीं खड़ी हो सकती ना, ग्रेविटी से टेढ़ी हो जाती है, तो बलून थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे रस्सी से बंधा हुआ है लेकिन थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो ये जो रस्सी है ये जमीन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। गेम समझ में आई आपको? इसका डायग्राम टफ था इसीलिए क्वेश्चन मैंने डाला। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया आपके लिए, आपको ये हाइट निकालनी है, समझो। अब क्या चीज गिवन है, ये देखो, ये लेंथ दी हुई है 215, मतलब ये रस्सी जो है ये 215 मीटर दी हुई है। तो बिकॉज थोड़ी लैंग्वेज कठिन थी इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला कि बच्चे को डायग्राम बनाना आ जाए। समझे बच्चों की बलून टेढ़ा क्यों है? कॉमन सेंस लगाओ, सीधा तो हो नहीं सकता, तो ग्रेविटी हवा सब चलती है तो ऐसे टेढ़ा हो गया। अब सुनो, अब क्या हो रहा है वो ध्यान से सुनना। थोड़ी फिजिक्स बता दो बेटा। इस बलून के अंदर जो हवा पानी होता है वो अपथ्रस्ट लगता है, अपथ्रस्ट की वजह से वो ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं गिरता। ठीक है, अब देखो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस। ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें हमारा साइन आया, साइन लगाएंगे, साइन लगाएंगे, बेचारा इतनी देर से आया ही नहीं था। अब देखो नेमिंग कर लेना कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, सीधा साइन लगा देते हैं। आप लेबलिंग करके नाम वाम लिख देना। साइन 60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 215। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये ग्रंथों में लिखा है, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ तो 215 √3/2, ये आपका आंसर आ गया। √3 की वैल्यू दी होगी तो चिपक के रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ऐसे ही क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाए तो जीवन ही सफल हो जाए। चलो हो जाएगा, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भाई साहब क्या क्वेश्चन आया, बच्चे इससे थर-थर कांपते हैं, थर-थर कांपते हैं, थर-थर कांपते हैं। अब देखो ये एरोप्लेन वाले क्वेश्चन, पता ही है आपको यार, समझदार बच्चे हो, पहली बार तो पढ़ने रहे हो, ये एरोप्लेन वाले कितना तंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 210 मीटर। तो सपोज करो कि ये कोई 210 मीटर की हाइट है और यहां पर कोई एरोप्लेन है, ठीक, ये एरोप्लेन है और ये ए भी 210 मीटर है। Flying at this height, at some instant, the angle of depression of 2 points in a line in opposite direction। मतलब एक पॉइंट को यहां पर है और एक पॉइंट को यहां पर है। तो अगर ये ए बी है तो यहां कोई पॉइंट सी है और यहां पर पॉइंट डी है। अब देखो, अगर आप जमीन से खड़े होकर देखोगे तो एलिवेशन बनेगा और इससे खड़े होकर नीचे देखोगे तो डिप्रेशन बनेगा। तो देखो क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन आए तो एक लाइन ऐसे बना देना। क्या एंगल बन रहे हैं, 45 और 60। तो एक एंगल यहां वाला 45 ले लो तो ये 45 हो जाएगा और यहां वाला 60 ले लो तो ये 60 हो जाएगा। देखो इस डायग्राम को बच्चों, पूरा दिमाग लगाओ। बना लिया बच्चों, डायग्राम समझ में आया कि एरोप्लेन से खड़े होकर आप लेफ्ट और राइट देख रहे हो। ठीक है, अब समझो। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये कोई रिवर बह रहा है और एक कोना यहां पर है, कोना देखो अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ है, बैंक लिखा हुआ है रिवर का। तो ये कोई नदी है,
इसका एक कोना यहां है, एक कोना यहां है और बीच में एरोप्लेन उड़ रहा है, यहां एरोप्लेन उड़ रहा है, एक कोना यहां है, एक कोना यहां पर है। ठीक, अब सुनना, दो चीजें अननोन है, ये और ये, इसको एक्स और वाई ले लो। अब मैं क्वेश्चन जरा डायग्राम साफ साफ बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आपको दिया हुआ है कितना, 210 मीटर, यहां से खड़े होके यहां और यहां से खड़े होके यहां देखा जा रहा है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है मेरे प्यारे बच्चों। इसको मैंने 45 लिया था, आप किसी को भी ले सकते हो, ये 45 हो गया। इसको मैंने 60 लिया, आप किसी को भी ले सकते हो, ये 60 हो गया। ठीक है, ये अननोन वैल्यूज हैं, एक को मैंने एक्स ले लिया, एक को वाई ले लिया, ये मैंने 90 गिरा दिया नीचे। ये सब आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा क्योंकि बोर्ड्स में ना प्रेजेंटेशन में भी ध्यान दिया करो, बिल्कुल डायरेक्ट मत किया करो, ऐसा लिख दिया करिए, लेट BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अब ये बहुत इजी है, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो ADB, तो अब ट्रायंगल लेते हैं ADB, इसमें लगाते हैं tan 45, तो tan 45 मेरे बच्चों वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 45 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो x का आंसर 210 मीटर आ जाएगा, है ना। अब देखो, अब हमें क्या करना है, y भी निकालना है, तो अब हम लगाएंगे tan 60 इज इक्वल टू, देखो ये 210 है तो ये पूरी हाइट दोनों में काम आएगी, तो परपेंडिकुलर तो वही रहेगा, बेस y हो जाएगा। ये √3 होता है, ये 210 अपॉन y आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराई तो √3y इज इक्वल टू 200 आ गया 10, √3 को नीचे ले गए, अब कराते हैं √3 का इंटू √3 का डिवाइड, √3 3 हो जाएगा, तो ये 200 आएगा 10 √3 अपॉन 3, इसको कैंसिल कर दीजिए तो 70 √3 मीटर, ये आपका y का आंसर आ जाएगा। अब उसने आपसे ये विड्थ पूछी है AC, तो विड्थ x प्लस y होगी, तो विड्थ मैं यहां निकाल देता हूं x प्लस y, x कितना है 210, y कितना है 70 √3, तो ये आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर √3 की वैल्यू दी गई हो तो रख देना, नहीं दी गई हो तो छोड़ देना। ये भी इजी था, बस डायग्राम याद रखना, ये रिवर है, ये बह रहा है, ये ऐसे पानी बह रहा है, अपनी कॉपी में ज्यादा पानी मत बना देना बेटा, कॉपी गीली हो जाएगी। तो ये रिवर बह रहा है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, two ships are there in a sea on the either side of the lighthouse such a way the ships of the lighthouse are the same side। अब देखो ध्यान से, शिप वाला क्वेश्चन, बाबा ब्लैक शिप ऐसे ही होता है बेटा, मुझे पता नहीं ज्यादा है ना, देख लेना बेटा तुम लोग, तो निकाल लो। देखो क्या लिखा है, टू शिप्स है, दो शिप्स है, इन द सी है, either side of lighthouse in such a way that the ships and the lighthouse are in the same straight line। अब बहुत ध्यान से समझना, ये जो है ये आपका एक लाइट हाउस है, तो हमने इसको AB को लाइट हाउस मान लिया। ईदर साइड का मतलब होता है एक इस तरफ एक उस तरफ। क्या दिया हुआ है, दो शिप्स है, तो हमने इसको C मान लिया, इसको D मान लिया, एक शिप यहां मान ली, एक शिप यहां मान ली, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, ये लाइट हाउस है। ठीक, सेम स्ट्रेट लाइन पर है, मतलब ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है, ये हमने इतना डायग्राम बना दिया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। अब आप ये लाइट हाउस के टॉप पे खड़े हो, ठीक है। अब एक बार आप इस शिप को देख रहे हो और एक बार आप इस शिप को देख रहे हो, और ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 60 और 45 है, जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में था। तो मान लो ये 60 कर दिया आपकी बार मैंने, तो अल्टरनेट से ये 60 हो गया, ये 45 मैंने कर दिया, तो ये 45 हो गया। लाइट हाउस की हाइट तुमको 200 मीटर दी हुई है। सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको x ले लो, इसको y ले लो। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये आप खुद कर लेना। tan 60 इज इक्वल टू 200 अपॉन x लगाकर x आ जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू 200 अपॉन y लगाकर y आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। √3 की वैल्यू 1.73 है, वो रख दीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे, टाइम खराब करने की बात है, क्योंकि ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आपने पहले किया है। आगे बढ़ते हैं। द
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम एट पॉइंट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। अरे क्या क्वेश्चन आया, अरे बाप रे बाप, ओहो क्या क्वेश्चन आया, मजा आ गया। ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री। ध्यान से सुनना क्या लिखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम द 2 पॉइंट। अब देखो मैंने जानबूझ के तोड़ तोड़ के लिखा है कि अगर मैं एक साथ ये पूरे पेपर में बना लेता है क्वेश्चन तो आपको जल्दी समझ नहीं आता। मैंने 3 लाइनों में तोड़ा है, ध्यान से समझना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टॉवर, इसका मतलब है यहां पर कोई एक टॉवर है ए बी, ठीक है। अब तुम टॉप ऑफ टावर को देख रहे हो, मतलब बी को देख रहे हो। कहां से देख रहे हो? डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, ये 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मतलब ये कोई टावर है, इसके बेस से 4 मीटर दूर एक पॉइंट है और यहीं से ही बेस से ही 9 मीटर दूर एक पॉइंट है। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, इतनी 4 लेते हैं, इतनी लाइन लेते हैं। नहीं, बेस से ये पॉइंट 4 है और बेस से ये पॉइंट 9 है, ठीक। और ये 2 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं? देखो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। और आपको प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ टावर है वो 6 है, मतलब h को 6 लाना है। अब सुनना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो बच्चे ये समझते हैं कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है तो ये पेपर में नहीं आएगा। मैं आपसे एग्री हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री से के बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो इस चीज को समझिएगा। पहले तो ये समझिए कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 होता है। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से सुनो, मैंने तुमसे बोला कि बच्चों ये एंगल अगर मान लो थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, या ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा होगा, ठीक है। मान लिया, मैंने आपकी बात मान ली। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, कॉम्प्लीमेंट्री देखकर ये मत कहना सिलेबस में नहीं है सिलेबस में। क्यों? क्योंकि वो आपसे कॉमन सेंस भी तो लगा सकता है कि ठीक है आपको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आता, मतलब आपको ये नहीं आता ना, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है ना कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है, ये हटा दिया ना आपको। मैं मानता हूं आपकी बात बना दूं, लेकिन इसके बिना भी तो क्वेश्चन हो सकता है। मैं करके दिखाता हूं। ये देखो, अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा, यही तो आएगा। एक 90 है, एक थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा। अंदर वाले सर्कल की बात करो, ट्रायंगल की बात करो। अच्छा अब इधर देखो, अगर ये 90 है, बड़े वाले में देखना, इस बड़े वाले में ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये पूरा थीटा बनता है। मतलब ये पूरा जो रेड कलर से मैं कर रहा हूं ये थीटा है, क्योंकि ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये रेड वाला थीटा है, ठीक, थीटा है। तो मैं नहीं लगा रहा ये फॉर्मूला, मैं थीटा से कर दूंगा। तो ये नहीं लग सकते आप सीबीएसई से कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया तो सिलेबस में नहीं आया। देखो मैं बिना कॉम्प्लीमेंट्री करके दिखा रहा हूं आपको, मैं नहीं लगाऊंगा साइन 90, फिर भी करके दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लो, इसमें लिखो tan थीटा, रेड पेन चेंज कर देता हूं, इसमें लिखो tan थीटा। तो छोटे ट्रायंगल को ले रहा हूं मैं, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं? ACB, देख लो मैं ACB ले रहा हूं, ACB, और ये है थीटा, तो मैं ले रहा हूं tan थीटा। परपेंडिकुलर मतलब h हमने लेट कर लिया है, बेस मतलब 4, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बना ली, ठीक। अब ध्यान से सुनना जो मैं समझाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे बच्चों को मैंने सुना ये कहते हुए कि कॉम्प्लीमेंट्री हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे भाई नहीं है, मैं कॉम्प्लीमेंट्री से कर ही रहा हूं, मैं तो ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं। अब मैं पता क्या ले रहा हूं, अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ये 90 है, ये पूरा थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा है, ये h है, ये 9 है, देख लो आप, ये a है, ये b है, और ये d ले रहा हूं मैं। नहीं होगा बताओ? अगर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 हो, एक 90 माइनस थीटा हो, तो तीसरा थीटा ही तो होता है, ये थीटा ले लो। अच्छा मैं यहां से tan थीटा निकालूं तो आप बोलोगे सर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, क्योंकि इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब ये देखो दोनों tan हो गए, तो दोनों को कंपेयर कर दो, है ना। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ गया, अंडर रूट करेंगे, हाइट कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो h6 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई तुम्हें ये कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन छोड़ दो, मत रहना इस बुलेखे में।
ये क्वेश्चन देखो, मैंने बिना ये फॉर्मूला लगाए हुए, ये कोई फॉर्मूला मैंने नहीं लगाया और मैंने ट्रिग्नोमेट्री से आपको करके दिखाया है। अपना दिमाग चलाओ बच्चों, हर क्वेश्चन के कई तरीके होते हैं करने के। अब ये सीबीएसई अगर दे देगा तो आप क्या लड़ोगे कॉम्प्लीमेंट्री? सीबीएसई के मैं ऐसे चाहता हूं, तो दिमाग चलाना, देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ठीक है, समझ गए? बस कहां फंसोगे मैं बता देता हूं। देखो ये अगर 90 है, मैं व्हाइट कलर से बता रहा हूं, ये है 90 है, ये तुमने थीटा लिया है, ठीक, खैर इसकी जरूरत नहीं, मैं हटा ही देता हूं, इसकी कोई जरूरत पड़ी नहीं। अब तुम बड़े ट्रायंगल में देखो, बड़े वाले में अगर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये पूरा भी तो थीटा ही बनेगा। तो मैंने एक बार छोटे वाले ट्रायंगल का थीटा ले लिया, एक बार बड़े वाले का थीटा ले लिया, दोनों से tan निकाल कर tan को कंपेयर कर दिया, h की वैल्यू आ गई 6 मीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा आपको ये चीज? ठीक है, आप खुश रहो बस। हम लोग कुछ ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के चले जाओ पेपर में आ गए। हमने आपको सबूत दिया कि इसको छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आज का 12वां क्वेश्चन क्या है? देखो, थक गए हो? एक क्वेश्चन वो करते हैं, फिर इसके हाई लेवल क्वेश्चन की मैं दूसरी वीडियो डालूंगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 50 मीटर हाइट टावर, एक 50 मीटर हाइट टावर है, ठीक है, 50 मीटर हाइट टावर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ पोल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आके कान खोल के सुनना। फ्रॉम द टॉप ऑफ 50 मीटर हाइट टावर, अच्छा ये एक 50 मीटर हाइट टावर है, ध्यान से सुनना बच्चों है। अब यहां पर मान लो कोई खड़ा है, आप ही खड़े हो, और आप किसको देख रहे हो? आप देख रहे हो पोल को। अब सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, प्लीज 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 इस क्वेश्चन को सुनना। हो सकता है कि ये पोल बड़ा हो और हो सकता है ये पोल छोटा हो, हमें नहीं पता, अभी नहीं पता। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आप छत पे खड़े हो। किसकी छत पे खड़े हो? टावर की। किसको देख रहे हो? तो आप टॉप को देख रहे हो और बॉटम को देख रहे हो पोल के। मतलब अगर ये पोल है, सीडी एक पोल है, तो आप इसके टॉप को देख रहे हो और बॉटम को देख रहे हो। और अगर ये बड़ा होगा तो आप टॉप को देख रहे हो और बॉटम को देख रहे हो। मुझे अभी नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, अगली लाइन डिसाइड करेगी कि एंगल क्या बन रहा है, डिप्रेशन। मतलब जब तुम इसके टॉप को देख रहे हो तब भी सिर झुकाना पड़ रहा है, और इसके बॉटम को देख रहे हो तब भी सिर झुकाना पड़ रहा है। ये पक्का हो गया कि ये जो पोल है ये छोटा है। ऐसे डायग्राम कैच करते हैं। तो जब आप यहां खड़े थे यहां पर, तो जब इसके टॉप को देख रहे हो तब भी सिर झुकाना पड़ रहा है, और इसके बॉटम को देख रहे हो तब भी सिर झुकाना पड़ रहा है। ये है इसका डायग्राम। तो समझे? अब ये बना लो लाइन ऑफ साइट। अगर ये 45 है तो अल्टरनेट से ये 45 होगा, और यहां सिर ज्यादा झुकाना पड़ेगा, तो ये 60 है तो ये 60 होगा, क्योंकि ज्यादा सिर झुकाना पड़ रहा है आपको इसके बेस को देखने के लिए। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको मैं डी ले लेता हूं, ये बीच के पॉइंट को ई ले लेता हूं। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये लेट करने जा रहा हूं कि अगर ये पूरा 50 है, ये 50 है, ठीक है, साफ साफ लिख देता हूं, ये पूरा 50 है, ये पूरा 50 है। देखो हाइट ऑफ टावर पूरी 50 है। तो अगर मैं इसको इतने पार्ट को, ऊपर के इतने पार्ट को मैं रेड कलर कर रहा हूं, इतने पार्ट को मैं h ले लूं और इसको मैं ले लेता हूं x। ये तो पहले मैं h निकालने की कोशिश करूंगा, फिर मैं x निकालने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, तो यहां पर ये ट्रायंगल का नाम लिख दीजिएगा DEB। यहां पर लग रहा है tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो h की वैल्यू x आ गई, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। क्योंकि अब आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो तो ये पेन आपका तेज चलना चाहिए। अब देखो ये वाला मैं रेड कलर से जो पूरा कलर कर रहा हूं, इस बड़े ट्रायंगल को मैं लेने जा रहा हूं, इस बड़े ट्रायंगल को। ठीक है, इससे देखो क्या होगा, अगर ये x है तो ये भी x है रेक्टेंगल के कंसेप्ट से। अब मैं ये बड़ा ट्रायंगल लेने जा रहा हूं, तो मैं लेने जा रहा हूं ट्रायंगल CAB। इसमें मैं लिखूंगा tan 60। परपेंडिकुलर ये पूरा 50 है, तो मैं पूरा 50 ले लूंगा।
और बेस है x। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये आ गया। अगर मैं x को यहीं रहने दूं तो ये 50/√3 x की वैल्यू आ गई, है ना। अब देखो पूछा क्या है, हाइट ऑफ पोल पूछा है। अब हाइट ऑफ पोल के लिए आपको क्या करना है, h निकालना है और फिर उसको 50 से माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो अगर ये पूरा 50 है, ये h है, तो 50 से h माइनस करेंगे तो ये आएगा और जितना ये है उतना ये। ठीक, बात समझ में आती है। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहां पर रखेंगे, तो h की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी, 50/√3 आ गई। ये h की जो वैल्यू आ गई, ये ऊपर जो ये वाला पार्ट है इसकी वैल्यू आ गई 50/√3। इसको जब आप रेशलाइज कराओगे, हम रेशलाइज तो नहीं कहेंगे, मतलब √3 का इंटू √3 का डिवाइड कराएंगे तो ये 50√3/3h आ जाएगा। पूरी हाइट कितनी है 50 में से इसको माइनस कर दीजिएगा 50√3/3, ये आपका इतना पार्ट आ जाएगा। मैं एक मिनट रुका हूं, मुझे पता है आपको शायद दिक्कत हो रही हो, मैं बताता हूं आपको। मान लो ये भाई है, सुनो ध्यान से सुनो, पूरी हाइट 50 थी, ठीक है बच्चों, मैंने इतनी h ले ली और इतनी x ले ली, ठीक है, कलर चेंज कर रहा हूं, व्हाइट से लिख रहा हूं, ये मैंने x ले लिया, ये मैंने h ले लिया। ठीक, दोबारा डायग्राम बना देता हूं, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको दिक्कत हो रही है। ये एक एंगल ये है ऐसे, पहले छोटे एंगल को देखो, ये 45 है, मैं आगे नहीं बना रहा, ये भी 45 है, ये मैंने h ले लिया, ये मैंने h ले लिया। ठीक, tan 45 = h/x। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये पूरी की पूरी हाइट 50 दी हुई है, अगर हम ये h निकाल लें और 50 में से h माइनस कर दें तो इतना पार्ट आ जाएगा, और यही पोल है, यही पोल की हाइट है। तो मेरा पूरा फोकस कहां था, h पे। अब मैंने h निकालने की पूरी ताकत लगा दी। क्या किया मैंने, पहले लिया ये वाला 60 डिग्री वाला, ये, क्योंकि ये उसने क्वेश्चन में 60 डिग्री बोला है। अगर बेटा ये 60 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये x है तो ये x हो जाएगा। तो अब मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये और ये ट्रायंगल लिया। यहां मैंने लगाया tan 60, परपेंडिकुलर पूरा 50 है तो x लाने की जरूरत नहीं है, पूरा 50/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू आ गई। x और x सेम है तो यही h की वैल्यू आ गई 50/√3, √3 का इंटू √3 का डिवाइड कराकर यहां तक पहुंच गए। अब ये पूरी हाइट 50 थी, इस 50 में से h चला जाएगा तो हाइट ऑफ पोल आ जाएगी, जिसको आपको लिखना पड़ेगा कि ये a है, ये b है, ये c है, मान लो ये d है, जो भी पहले लेबलिंग की हो थोड़ी चेंज कर लेना, d निकालना है, इसी को d बोलते हैं, यही आपका d है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 50 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में 1 - √3/3 आ जाएगा। अब 3 एलसीएम ले लीजिएगा तो आंसर आ गया 50 विद इन ब्रैकेट 3 - √3/3 मीटर। अगर वैल्यू दी गई है √3 की तो रख दीजिएगा, नहीं तो यही आपका आंसर है। तो 12 क्वेश्चन जो मैंने बताए मेरे बच्चों, इनको दोबारा करिएगा। अब एक टर्न और मैं पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें मैं थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन डालूंगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि बोर्ड्स में इसके अलावा कुछ आने नहीं चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिक्स और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब अगली क्लास में मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और अगली क्लास में डालूंगा एपी की। तो 1-2 दिन के अंदर मैं वीडियो अपलोड करूंगा एपी का, उसमें पूरा एपी का बेसिक्स से पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों। खूब मेहनत करो, बस डरना नहीं, मेहनत करो, विल पावर रखो, और अपने भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जिसको मानते हो उसको याद करके बोलो कि अब मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे सफल करना।